हेलो एवरीवन, आई एम मोनिका सिंह एंड वेलकम बैक टू टारगेट फॉर आईक्यू। तो देखिए हमने क्या किया हुआ है, एक क्वेश्चन आंसर सेशन की सीरीज चलाई हुई है। एमपी के लिए स्पेशली है ये, ठीक है। और ये रैपिड है, ठीक है। क्वेश्चन एंड आंसर ही आपको बताए जा रहे हैं, इसमें ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आपको जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या करना है, क्वेश्चंस कवर कराने हैं, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करेंगे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का। तो हमने पहला क्वेश्चन बात करेंगे कि हु अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को किसने अडॉप्ट किया था? तो इसका आंसर जो होगा वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगा, ठीक है। किसने? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको बनाया था। उसके बाद आता है कि हु इज नोन द आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। किनको बोला जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी आर अम्बेडकर जी, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट बात करेंगे कि इंडियन आर्टिस्ट डेकोरेटेड, कि किस इंडियन आर्टिस्ट ने डेकोरेट की थी द हैंड रिटन कॉपी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। किसने की थी? तो इसका आंसर अगर हम बात करते हैं तो वो हो जाएगा आपका बी नंदलाल बोस, ठीक है। नंदलाल बोस जी ने क्या किया था, इसकी हैंड रिटन कॉपी डेकोरेट की थी, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द साइलेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि इसमें से कौन सा साइलेंट फीचर है हमारे भारत के संविधान का, ठीक है। तो देखिएगा, सिंगल सिटीजनशिप पढ़ा चुकी हूँ, यह सिंगल सिटीजनशिप होता है। अगर हम बात करते हैं यूनिक ब्लेंड और रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, यस है। तो ये दोनों हमारे सही ही है, तो ये आंसर हो जाएगा 1 और 3। ये आपका नहीं होगा, सेकंड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि स्ट्रिक्टली फेडरल फीचर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं है, ठीक है। ओके, दोनों का ही मिला जुला रूप है, ना तो पूर्ण रूप से फेडरल है और ना ही पूर्ण रूप से ये आपका यूनिटरी है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा डी 1 और 3 इज राइट, ठीक है। आगे बात करेंगे, यहाँ पर 4 ऑब्जेक्टिव मेंशन है हमारे, कहां पर? प्रियम्बल में, ठीक है। तो प्रियम्बल में 4 ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हैं हम बात करेंगे यहाँ पर। तो आप जब सबको बहुत अच्छे से पता है कौन कौन से हो जाएंगे। 5 का अगर हम बात करते हैं आंसर, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ठीक है। बातें क्लियर? 5 का आंसर हो जाएगा ए। एक आपका आता है यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, क्वेश्चन नंबर 6, कि द सोलेमन रिजोल्यूशन इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज मेड इन द नेम ऑफ। देखिएगा, जो सोलेमन जो बनाया गया है एक तरीके से रिजोल्यूशन प्रीएम्बल में, वो किसके नाम पे बनाया गया है? तो देखिएगा, हमारी प्रीएम्बल जो स्टार्ट होती है वो कहाँ से होती है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो यूएन चार्टर से हमने इसको अडॉप्ट किया है, ठीक है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो ये किसके लिए हो गया हमारा? इसका आंसर हो जाएगा डी, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। यानी कि इसको बोलेंगे पीपल ऑफ इंडिया, इसका आंसर हो जाएगा डी, राइट, ठीक है। प्रीएम्बल में कितनी बार अमेंडमेंट हो चुका है? जब हमने प्रीएम्बल पढ़ी थी तो तब मैंने ये आपको बताया था कि कितनी बार अमेंडमेंट हो चुका है, वंस, सिर्फ एक बार, ठीक है। अब इसमें और भी क्वेश्चन बने हैं जो मैं आपको बताऊंगी कि कौन वंस जब हुआ था वन टाइम तो क्या चीज ऐड हुई थी और कब हुआ था, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको डिस्कस करने वाली हूँ। अब हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कि जो प्रीएम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसमें वर्ड सोशलिस्ट जो जोड़ा गया था तो वो कब जोड़ा गया था? देखिएगा, 42nd अमेंडमेंट तो सबको पता होता है कि 42nd अमेंडमेंट, बट हम बात करेंगे कि 42nd अमेंडमेंट का कौन सा सेक्शन है वो, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं, देखिएगा, ठीक है। तो हम बात करेंगे कि कौन सा हो जाएगा, 2 है, 3 है, 4 है या 5 है। तो देखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2, यानी कि सेक्शन 2 ऑफ 42nd अमेंडमेंट। इसका ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? ए, सेक्शन 2 आएगा 42nd अमेंडमेंट का, ठीक है। एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड इंडिया एज अ रिपब्लिक। इंडिया को रिपब्लिक डिक्लेयर किया गया है, तो क्यों किया गया है, ठीक है। देखिएगा, हमारे भारत में क्या होता है, जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो इलेक्ट होता है इन डेमोक्रेटिक मैनर, इसीलिए यहाँ पर रिपब्लिक है। ऐसे नहीं है कि अगर कोई राजा बना है तो कल को राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ऐसा प्रोविजन भारत में नहीं है। रिपब्लिक क्या, इसका यहाँ पर मतलब है कि जो भी स्टेट का हेड होगा, देश का हेड होगा, वो इलेक्टेड होगा, ठीक है, इन दी डेमोक्रेटिक मैनर। किस तरीके से? डेमोक्रेटिक मैनर में, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा बी आपका। नेक्स्ट देखेंगे, देखिएगा, एक क्वेश्चन बनता है कि पार्लियामेंट के पास क्या पावर है नए स्टेट बनाने की? यस, अगर है तो कौन सा सेक्शन आर्टिकल में, उसको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। तो आर्टिकल नंबर 3 में वो न्यू स्टेट्स को क्रिएट कर सकती है पार्लियामेंट, ठीक है।
एक क्वेश्चन बनता है नेक्स्ट कि ड्यूअल सिटीजनशिप हमारे कहाँ पर प्रोविजन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करते हैं तो ड्यूअल सिटीजनशिप कहाँ पर दिया गया है, किस कंट्री में एग्जिस्ट है, हमारा यूएसए में, ठीक है, यूएसए में। नेक्स्ट आपका है कि पावर किसके पास है टू कॉन्स्टिट्यूट न्यू स्टेट्स एंड डिटर्मिनेशन ऑफ इट्स बाउंड्री। अभी मैंने अभी ऊपर भी पढ़ाया था, तो देखिएगा किसके पास पावर दी गई है किस चीज की, नए स्टेट को बनाने की और डिटर्मिनेशन करने की बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट्स। तो किसके पास पावर है, हमारी पार्लियामेंट के पास पावर है, किसके पास, पार्लियामेंट की, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखेंगे हम कि हमारे भारत के संविधान में कितने फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, ठीक है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स आर प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो हमारे यहाँ पर है 6, ठीक है, 6 फंडामेंटल राइट्स आपके प्रोवाइडेड हैं। आगे देखेंगे कि इनमें से कौन सा स्टेट की डेफिनेशन में नहीं आता है। ये क्वेश्चन आप देखेंगे कि कौन सा आता है स्टेट की डेफिनेशन में और कौन सा नहीं आता है, क्योंकि एक क्वेश्चन पीटी में यहाँ पर जरूर बनता है, ठीक है। 14 का आंसर देखेंगे हम कि कौन सा स्टेट की कैटेगरी में नहीं आता है। तो 14 में हमारा हो जाएगा एनसीईआरटी। एनसीईआरटी स्टेट की कैटेगरी में नहीं आता है, नेशनलाइज्ड बैंक भी आता है एंड ये भी आपका इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन रिसर्च चंडीगढ़ एंड गृह कल्याण केंद्र, एनसीईआरटी नहीं आता है। अब आती है बात कि 13 में आर्टिकल 13 का मेन ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज टू, ठीक है, उसका क्या ऑब्जेक्ट है। तो देखेंगे हमारा ऑप्शन है पहला तो सिक्योर पैरामाउंटेंसी ऑफ द फंडामेंटल राइट। तो यस, इसका आंसर आपका यही है कि इसमें फंडामेंटल राइट्स की पैरामाउंटेंसी को क्या करना है, सिक्योर करना है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स है, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स जो है वो कहां पर आती है, तो वो हमारा 13 में आती है। राइट टू इक्वलिटी कहां पर दी गई है, आर्टिकल 14 to 18, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है, देखिएगा, जो लड़का लड़की की शादी की एज दी गई है, ठीक है, 21 और 18, तो इस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन उठता है कि ये तो एक तरीके से लड़का और लड़की की एज का जो डिफरेंशिएट किया गया है वो तो डिस्क्रिमिनेशन है बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज। तो यहाँ पर ये कि ये इक्वलिटी नहीं है, आर्टिकल 14 का ब्रीच है यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें यही वाली बात आती है कि क्या ये इंक्रीज करता है या नहीं करता है, इस पर क्वेश्चन उठा था। तो यहीं पे बात आती है कि डज नॉट ऑफेंड आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये आर्टिकल 14 को ऑफेंड नहीं करता है, क्योंकि आर्टिकल 14 एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन की बात भी बोलता है कि आप वैसे तो किसी के साथ मतलब अनइक्वलिटी नहीं करेंगे, सबको इक्वल मानेंगे, बट अगर रीजनेबल क्लासिफिकेशन है तो वहां पर कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं 18 में, तो यहाँ का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि वो डज नॉट ऑफेंड द आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड इन व्यू ऑफ, जो हमारा प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड कहां पर दिया गया है। तो देखेंगे इसका आंसर 19 का ए, 14, 15 के 4 में और 16 के 4 में दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर स्पेशल प्रोविजन इनके बारे में दिया गया है। बात करेंगे नेक्स्ट आपका कि फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया परमिट्स स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर चिल्ड्रन, कि चिल्ड्रन के लिए स्पेशल प्रोविजन कहां पर बनाया जा सकता है। तो देखिएगा आर्टिकल 15 के क्लोज 3 में बता रखा है कि आप स्पेशल प्रोविजन बना सकते हैं, ठीक है, स्पेशल प्रोविजन बनाया जा सकता है बच्चे और वुमेन दोनों के लिए, ठीक है। ये हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट देखेंगे आर्टिकल 15 के जो 5 क्लोज में क्या बात की गई है कि आर्टिकल 15 का क्लोज 5 जो है मेकिंग प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन टू बैकवर्ड एंड SC/ST क्लासेस इन प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इंसर्टेड बाय विच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, की इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इसको जोड़ा गया था, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर 93rd अमेंडमेंट मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका, कौन सा, 93rd अमेंडमेंट, ठीक है। उसके बाद आपका आता है कि राइट टू इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट इज अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, या एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में या आपका पार्टनरशिप एक्ट में। तो अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की, तो इसका आंसर सी होगा, क्योंकि ये हमारा संविधान में बात की गई है और कॉन्स्टिट्यूशन में भी कैसा है, फंडामेंटल राइट, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के अंदर ये आ जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इनेबल स्टेट टू हैव अ स्पेशल ड्राइव फॉर अनफिल्ड रिजर्व वैकेंसी ऑफ अ ईयर,
कि किसमें बता रखा है स्पेशल प्रोविजन, कॉन्स्टिट्यूशन में बता रखा है कौन से आर्टिकल में, उसको देखेंगे हम यहाँ पर। इसका आर्टिकल हो जाएगा 16 का 4B, ठीक है। 16 की 4B में अनफिल्ड जो भी होती है वैकेंसीज उनको भरा जाता है, ठीक है, फिल्ड किया जाता है। नेम ऑफ द कमेटी कॉन्स्टिट्यूट बाय द गवर्नमेंट ऑन डायरेक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू डिसाइड द क्रीमी लेयर इशू। देखिएगा क्रीमी लेयर इशू को डिसाइड करने के लिए एक कमेटी गठित की गई थी, तो वो कौन सी थी? जस्टिस रामनंदन कमेटी। कौन सी? जस्टिस रामनंदन कमेटी हमारी इसमें आई थी, ठीक है, जिसमें डिसाइड किया गया था आपका क्रीमी लेयर के कंसेप्ट को। फंडामेंटल फ्रीडम गिवन अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर अवेलेबल ओनली टू। ये क्वेश्चन मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, तो देखिएगा जो 19 में फ्रीडम दी गई है वो सिर्फ सिटीजन को दी गई है, सिटीजन ऑफ इंडिया को दी गई है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 का ए, सिटीजन ऑफ इंडिया। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एबॉलिश टाइटल? आर्टिकल 18। कौन सा? आर्टिकल 18 इसके बारे में बात करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन इन 19 में कौन सी बात एक्सप्लिसिटली का मतलब होता है एक्सप्रेसली, ठीक है, जिसका स्पेसिफिक प्रोविजन दिया गया हो। तो इसमें हम आंसर करेंगे तो क्या होगा, देखिएगा फ्रीडम टू मूव फ्रीली, यस दिया हुआ है। स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया हुआ है। फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, यस ये सब दिए गए हैं। तो और कौन सा नहीं दिया गया है? फ्रीडम ऑफ प्रेस, ठीक है, फ्रीडम ऑफ प्रेस स्पेशली नहीं दिया गया है, ठीक है। ये बाय केस के उसमें आया है, बाय केस से आया है, ठीक है, कोर्ट के डिसीजन से आया है। Which one of the following is not a ground on which reasonable restriction on the right to freedom of speech and expression can be imposed? बात आती है यहाँ पर 28 में, अगर हम बात करते हैं कि कौन सा यहाँ पर ग्राउंड नहीं है किस चीज के लिए, मतलब रेस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए कौन सा ग्राउंड यहाँ पर नहीं बनता है, तो वो हमारा अगर बात करते हैं सिक्योरिटी ऑफ स्टेट है, पब्लिक ऑर्डर है, मोरालिटी है, पब्लिक पॉलिसी इसमें आपका नहीं आता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो पब्लिक पॉलिसी यहाँ पर नहीं आता है, ठीक है। तो ये तीनों चीज आती है। क्वेश्चन बना था कि क्या नहीं आता है, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि नोट पूछा गया है या नहीं पूछा गया है, ठीक है। इससे नोट से इनसे क्या होता है, हमारा एग्जाम में छोटे छोटे से क्वेश्चन जो हमें आते हैं ना वो गलत हो जाते हैं, जिसका हम एग्जाम के बाद आके घर पे देखते हैं तो बहुत दुख होता है, ठीक है। तो एग्जाम में छोटी छोटी गलती हमें बिल्कुल नहीं करनी है। आगे देखेंगे, Which article of the Constitution of India guarantees citizens the right to settle in any part of the territory of India? कि जो इंडिया में वो कहीं पर भी किसी भी जगह पर सेटल हो सकता है, ठीक है, उसका आपको कौन से क्लोज में दिया गया है? तो देखिएगा 19(1) में बहुत सारी फ्रीडम्स दी गई है, तो सेटल होने का अधिकार हमारा ई में दिया गया है, ठीक है, कि भारत के किसी भी पार्ट में सेटल हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे रेस्ट्रिक्शंस के। देखिएगा ये मैं आपको पूरा दिखाती हूँ, आप इसको मैच करेंगे, इस पे भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। पहला आपका आता है फ्रीडम ऑफ असेंबली, ठीक है। तो फ्रीडम ऑफ असेंबली की रेस्ट्रिक्शंस कहाँ पे दे रखी है, रेस्ट्रिक्शंस की बात करेंगे। एंड प्रोफेशन और ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन की, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की और एसोसिएशन की। तो देखेंगे ट्रेड और ऑक्यूपेशन की हमारे हो जाएगा 19 के 6 क्लोज में। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का कहाँ पर हो जाएगा? 2 में, ध्यान रखेंगे। असेंबली की 3 में हो जाएगी और एसोसिएशन की हमारी 19 के 4 क्लोज में हो जाएगी, ठीक है। ए का 3 हो जाएगा एंड बी का आपका 4, 3 का हो जाएगा 1 एंड 2। इसका आंसर अगर हम बात करते हैं तो 30 का आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम इज रिमूव फ्रॉम आर्टिकल 19 एज अ फंडामेंटल फ्रीडम? देखिएगा इसमें से कौन सा, एक सेकेंड, बताती है यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम इज रिमूव फ्रॉम 19 से कौन सी फ्रीडम्स को क्या किया गया है, रिमूव किया गया है। तो आप सबको पता है, जैसे कि प्रॉपर्टी को लेकर के फ्रीडम टू एक्वायर एंड होल्ड प्रॉपर्टी, ठीक है, फ्रीडम टू एक्वायर एंड होल्ड प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, इट यूज्ड टू बी फंडामेंटल राइट बट इज नॉट अ लीगल राइट, ठीक है। इट इज यूज्ड टू बी अ फंडामेंटल राइट बट इज नाउ अ लीगल राइट। देखिएगा ये कहता है कि किसी मतलब पहले ये फंडामेंटल राइट हुआ करता था बट अब ये क्या है, एक लीगल राइट है, लीगल राइट ओनली। तो वो कौन सा वाला है? तो आपका जो मैंने भी बताया राइट टू प्रॉपर्टी है, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट बात करेंगे हमारा 33। एक रूल है आपका नेमो डेप्ट विक्स वैक्सेरी वाला, ये रिलेट किससे करता है? तो आपका डबल जियोपार्डी से करता है। किससे करता है? डबल जियोपार्डी से करता है, ठीक है। 33 का हम बात करेंगे,
डी आंसर है डबल जियोपार्डी। ठीक है, डबल जियोपार्डी। बात करेंगे हम 20 का सब क्लोज 3 एक डॉक्ट्राइन को बताता है राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ठीक है, किसको? राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन के बारे में आपका आर्टिकल 20 का सब क्लोज 3 बात करता है। ठीक है, ये किसको मिला हुआ है सेल्फ इंक्रिमिनेशन का प्रिंसिपल? विटनेस को, एक्यूज को, या आपका एनी पर्सन, ये नन ऑफ द अबव। तो देखिएगा अगर हम बात करते हैं तो ये किसी को नहीं बल्कि एक्यूज को मिला हुआ है। किसको? 34 का आंसर हो जाएगा बी, एक्यूज को मिला हुआ है। ठीक है, बी इज राइट। 34 के बाद 35 पे चलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ये प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ है, ये हमारा प्रोविजन कहां से लिया गया है? ठीक है, जब मैंने सोर्स पढ़ाए थे तो मैंने ये आपको बताए भी थे। तो ये कहां से लिया गया है? ये आपका जापान से लिया गया है। एक मिनट, कहां से लिया गया है? जापान से लिया गया है। 35 का आंसर हो जाएगा बी, जापान से लिया गया है। ठीक है, ये प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ हमारा किस आर्टिकल में आता है? तो ये आर्टिकल 21 में आता है। ठीक है, एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का कंसेप्ट है, एक प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ का है। तो हमारे यहाँ पर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं होके बल्कि क्या है? प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ है। ठीक है, आगे देखेंगे। आप कहते हैं विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ राइट कवर्ड बाय आर्टिकल 21। इसमें कौन सा वो अधिकार है जो 21 में कवर्ड नहीं है? देखिए, पहला ऑप्शन है आपका राइट टू हेल्थ, राइट टू एजुकेशन, राइट टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, राइट टू स्ट्राइक। तो हेल्थ भी, एजुकेशन भी है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर भी है, राइट टू स्ट्राइक आपका 37 में नहीं आता है। इसका आंसर हो जाएगा राइट टू स्ट्राइक डी। आर्टिकल 21A के अंतर्गत हम बात करते हैं कि वो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाती है चिल्ड्रंस को। तो उनकी एज कितनी बता रखी है आपका? तो वो एज है आपका 6 to 14 ईयर्स। ठीक है, कितनी? 6 to 14 ईयर्स। इसका आंसर 38 का अगर हम बात करते हैं तो वो हो जाएगा 1। ओके, इन इंडिया राइट टू एजुकेशन इज अ, इंडिया में एजुकेशन का राइट कैसा है? तो अगर हम बात करते हैं, अभी बताया मैंने 21A में बता रखा है, तो हमारा आर्टिकल 21A में है जो अमेंड हुआ था। ठीक है, 1986 में आया था। ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा? एज अ फंडामेंटल राइट माना जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज सेड टू बी गोल्डन ट्रायंगल पे क्वेश्चन बहुत बार बना हुआ है, बहुत बार आया हुआ है कि कौन सा आर्टिकल गोल्डन ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। तो ये 3 आर्टिकल है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। आर्टिकल 14, 19 एंड 21। कौन कौन से? आर्टिकल 14, 21 और 19 ये आपका गोल्डन ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बात करेंगे आपका कि इसमें से कौन सा वो आर्टिकल है जो बात करता है किसकी? प्रोहिबिट करता है ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स की एंड फोर्स लेबर की। ठीक है, प्रोहिबिशन किया गया है आपका। ठीक है, तो 41 की अगर हम बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा 23 इस सब चीजों के बारे में मना करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ, कि कितनी एज दे रखी है कि वो बच्चा इस मतलब जो इससे एज से कम होगा वो किसी भी फैक्ट्री में वर्क नहीं करेगा। तो वो एज दे रखी है आपकी कितनी? ऑप्शन है 14, 15, 18, 12। तो 14 फर्स्ट आंसर इज राइट। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन कौन से आर्टिकल में दे रखी है? मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका 43। ठीक है, कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन हमारी कहां पर दे रखी है? तो 25 में दे रखी है। आंसर सी इज राइट। ठीक है, बात करेंगे आपका अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्पेसिफिक ग्राउंड विच द स्टेट कैन प्लेस रेस्ट्रिक्शन ऑन द फ्रीडम ऑफ रिलीजन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ। क्वेश्चन बनता है कि किस पर नहीं हो सकती? तो देखिएगा सोशल जस्टिस। ठीक है, सोशल जस्टिस रेस्ट्रिक्शन नहीं है, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ आपका रेस्ट्रिक्शंस है यहाँ पर। ठीक है, बातें क्लियर। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि इन द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज प्रोटेक्टेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट को कौन से आर्टिकल में प्रोटेक्ट किया गया है, ये बात करते हैं यहाँ पर। 45 की अगर हम बात करते हैं इसका आंसर हो जाएगा 29। ठीक है, आर्टिकल 29। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट। बात क्लियर। आगे देखेंगे अकॉर्डिंग टू क्लोज 1 ऑफ आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज सब्जेक्ट टू द इंटरेस्ट ऑफ। ये हमने पढ़ लिया है आपका, फिर भी देखेंगे एक बार। तो 46 में किसके बारे में बात करता है कि ये किस रेस्ट्रिक्शंस के अधीन रहती है? फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो पब्लिक ऑर्डर भी होता है, हेल्थ भी होता है, मोरालिटी भी होता है। इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल दी अबव। क्लियर हुई बात यहाँ तक?
बात करेंगे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट वाज डिस्क्राइब बाय बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर साहब ने हार्ट एंड सोल किस कॉन्स्टिट्यूशन राइट को, फंडामेंटल राइट को बोला था या किस आर्टिकल को बोला था? तो देखिएगा ये है हमारा ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। ठीक है, कौन सा है आपका? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32 इसके बारे में बात करता है। ठीक है, ये सोल है, ठीक है, ये नहीं होगा यहाँ पे टी। हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोला गया है? तो ये आपका हो जाएगा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। ठीक है, इसका आंसर 48 का 1 ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आती है आपका इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये क्वेश्चन बहुत बनता है कि जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज है वो कहाँ से लिया गया है? 49 की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा अमेरिका से लिया गया है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी इज राइट। यूएसए से लिया गया है, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 50। ओके, लास्ट क्वेश्चन है आपका कि रिट जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज वाइडर देन हाई कोर्ट। यहाँ पे बात आती है कि जो रिट जुरिडिक्शन है ना वो सुप्रीम कोर्ट का वो वाइडर है या नहीं है। ठीक है, अब इसके बारे में बात करेंगे हम कि क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है, या फिर ओनली इन सब कंडीशन या बोथ हैव सम जुरिडिक्शन। तो देखिएगा ये स्टेटमेंट जो है वो आपका इनकरेक्ट है। ठीक है, क्या है आपका? इनकरेक्ट है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ज्यादा पावर है रिट जुरिडिक्शन के मामले में हाई कोर्ट से, तो ऐसा नहीं है। तो ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो गया और इसका आंसर हो जाएगा बी इज राइट। ठीक है, तो ये आपका 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।